हेलो गाइस, मैं आज एक नया चाइनीज़ ड्रामा स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है शाइन ऑन मी। ड्रामा की शुरुआत होती है जिसमें देखते हैं अपना हीरो लिन यू जेन जो कि एक सर्जन होता है। वो सर्जरी करता है जिसको करने में 20 घंटे लगते हैं। फाइनली सर्जरी कंप्लीट होती है और वो ट्यूमर निकालने में सक्सेसफुल होता है। फिर वो बाहर जाता है और बहुत ही प्राउड फील करता है। जब बाहर आता है तब पेशेंट की फैमिली उससे सर्जरी के बारे में पूछती है, तब वो कहता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, अब उसे आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वहीं दूर से कुछ सीनियर डॉक्टर उसे देखते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं। तभी यूसेन को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है और वो एक लड़की से मिलवाना चाहता है, पर यूसेन उसे मना कर देता है। तभी उसका फ्रेंड बताता है जो पिछले हफ्ते पार्टी में एक लड़की मिली थी, ये लड़की वही है जिसका नाम नी शीगवांग है। वो नी फैमिली से है। यूसेन को वो लड़की याद आती है। यूसेन को नी शीगवांग से फर्स्ट टाइम ही अट्रैक्शन हो जाती है और वो अपने दोस्त से पार्टी का टाइम पूछता है। नेक्स्ट डे वो कार लेके पार्टी के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसका दोस्त का कॉल आता है। जब उसका दोस्त बोलता है कि कल तो मना कर रहे थे और आज सबसे पहले तुम ही आ रहे हो, तब यूसन कहता है कि क्या है ना, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, और वो ये कहकर फ़ोन रख देता है। तभी अचानक से एक ट्रक ड्राइवर के सामने एक बड़ा सा कवर आ जाता है। यूसन का कंट्रोल छूट जाता है और उसकी कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी स्टोरी पास्ट में 2011 का दिखाते हैं जिसमें जी हुआंग अपने घर पे बैठी होती है और अपने कज़न से बात करती है। उसका कज़न कहता है अंकल तो कमाल कर रहे हैं। जी हुआंग इंटरेस्टेड नहीं दिखती। तभी डोरबेल बजता है। उसका कज़न कहता है कि मेरा नया ट्यूटर आया होगा, प्लीज़ आप डोर ओपन कर दो। वो डोर ओपन करने जाती है तो देखती है कि बाहर एक लड़का खड़ा है जो कि अपना सेकंड मेन लीड जिंगशू खड़ा होता है। जिंगशू को देखते ही जी हुआंग उससे अट्रैक्ट हो जाती है। वो मन में ही सोचती है कि कोई आदमी इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। अब स्टोरी को 2012 में शिफ्ट करते हैं जहां वो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होती है। अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद वो कॉलेज जाती है। वो अपने दोस्तों के लिए कुछ खाने को ले जाती है। शी हुआंग अपने हॉस्टल फ्रेंड्स को मैसेज करती है कि मैं आ रही हूँ और खाने के लिए भी ला रही हूँ, तुम लोग रेड कारपेट बिछा के रखना। उसके सारे फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं। जैसे ही उसकी कार पहुंचती है उसकी एक फ्रेंड उसको लेने आती है। वो कहती है कि चलो जल्दी जल्दी खाने चलते हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है रुको, अभी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज बाकी है। वो देखते हैं 2 लड़के भागकर उनके पास आते हैं और पीछे देखती है कि जिंगशू भी आ रहा होता है जिसे जी हुआंग ने पिछले साल अपने घर पे देखा था। उसके साथ उसकी रूममेट भी होती है। जी हुआंग को लगता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। जिंगशू को कॉलेज कैंपस में ही जॉब मिल जाती है जहां उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। सारे अकाउंट स्टूडेंट्स होते हैं। जिंगशू कहता है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, पर जी हुआंग ऑकवर्ड फील करती है। जिंगशू बार बार उसे ही देखता है। जी हुआंग जब मना कर देती है तभी उसकी फ्रेंड उसे पकड़कर ले जाती है। जब वो बैठे होते हैं तो जी हुआंग अपनी फ्रेंड से पूछती है कि जिंगशू को कैसे पता कि मैं आज यहाँ आ रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है कॉलेज की सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड और जिंगशू एक साथ ही रहते हैं, ऊपर से रोंग भी तो हमारे साथ ही रहती है। रोंग और जिंगशू दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। सारे जिंगशू को जॉब मिलने की खुशी में उसको कंग्रेचुलेट करते हैं। फिर सब जब आपस में बात करते हैं कि कैंपस इंटरव्यू आ रहा है, तुम सब किस कंपनी में जॉब इंटरव्यू दोगे। तब जी हुआंग कहती है मैं किसी कंपनी का इंटरव्यू नहीं दूंगी, मेरे मॉम डैड वुशी में हैं और उन्होंने मेरे लिए जॉब अरेंज कर रखी है, मैं वहीं जाऊंगी। जी हुआंग की फैमिली बहुत रिच होती है। उसके डैड एक रिच बिजनेसमैन होते हैं। जिंगशू ये सब सुनकर थोड़ा अपसेट होता है। जिंगशू जब बिल पे करने जाता है जी हुआंग उससे बात करने का सोचती है, पर फिर बिना बात किए ही वो अपना सूटकेस लेकर बाहर चली जाती है। पीछे से जिंगशू भी उसके पास आता है और बात करने लगता है। जिंगशू उसके पास आके बोलता है तुम कब तक अपने मॉम डैड की ही बात को सुनोगी, तुम कब अपना टैलेंट दिखाओगी। तो जी हुआंग कहती है कि तुम्हें इन सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी उसके सारे फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं। जी हुआंग कहती है मुझे अपने आंटी के घर जाना है, वो बार बार मुझे कॉल कर रही हैं, और वहां से निकल जाती है। जब वो अपने कज़न को कॉल करती है कि मुझे लेने आना, उसका कज़न कहता है दीदी वो कैसेट लाना मत भूलना। जी हुआंग कहती है उसके लिए मुझे हॉस्टल जाना होगा और वो हॉस्टल के लिए निकल जाती है। जब वो हॉस्टल पहुंचती है तब वहां उसके फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और तभी रोंग उससे पूछती है कि तुमने जिंगशू के साथ कोल्ड टोन में बात किया था, उसे बुरा लगा होगा। जी हुआंग मन में ही सोचने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड रोंग कहती है कि जिंगशू को जॉब तो मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें इग्नोर करेगा, हम अभी भी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे। और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं।
जीगवांग वो कैसेट लेकर वहाँ से चली जाती है और बस में बैठ जाती है। बस में उसे पुरानी बातें याद आती हैं। जब जिंगशु पहली बार उसके घर आया था तो जीगवांग अपने कज़न को कहती है कि सुन, वो लड़का मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है जो तुझे ट्यूशन देने आया है, वो मेरे ही डिपार्टमेंट में है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ। तो उसका कज़न कहता है कि दीदी, तुम उस लड़के से अभी ही मिली हो, उसे देख के ही तुम यहाँ से जा रही हो, लेकिन तुम मेरे साथ 3 साल से हो। उसका कज़न रोने वाला मुंह बनाता है तो जीगवांग मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। अब उसका कज़न उसे लेने आया होता है। फिर दोनों घर जाते हैं। जीगवांग के अंकल आंटी उसे खाना सर्व करते हैं। उसके अंकल आंटी कहते हैं यहीं रुक जाओ, हॉस्टल में क्यों रहोगी। जीगवांग कहती है अभी उसकी थीसिस कंप्लीट नहीं हुई है और रिसर्च वर्क भी बहुत है, मैं कैंपस के पास रहूँगी तो ईजी रहेगा। तभी जीगवांग के अंकल कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रगल कर रही होंगी ना। तो उसकी आंट कहती है कि वो तो बहुत खूब मज़े कर रही है, घूमती है, और तुम्हारे मन में ये किसने भर दिया कि आदमी के बिना औरत एंजॉय नहीं कर पाती। उसकी आंट उसके फादर पे बहुत गुस्सा निकालती है कि पहले सिर्फ बिजनेस पार्टनर कहते थे खुद को, फिर रिच होते ही वो उसकी मॉम को डिवोर्स कैसे दे दिए। उसके अंकल कहते हैं बस करो, बच्चों के सामने ये सब मत बोलो, और जीगवांग को कहते हैं तुम बस अपने अच्छे जॉब के लिए फोकस करो। बाद में जीगवांग हॉस्टल में आ जाती है। वहाँ वो सब यही बात करते हैं कि कैंपस इंटरव्यू आ रहा है, कौन कौन जा रहा है इंटरव्यू देने। तो जीगवांग को जिंगशु की बात याद आती है और वो सोच में पड़ जाती है और फिर वो भी इंटरव्यू देने का डिसाइड करती है और प्रिपरेशन शुरू कर देती है। फिर इंटरव्यू वाला दिन आ जाता है, सब रेडी होते हैं। जीगवांग कहती है मुझे बस 10 मिनट दे दो। सब शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो मना कर रही थी कि इंटरव्यू नहीं दूंगी। फिर सब इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो सब बात करते हैं कि जिंगशु और उसके रूममेट्स भी कैंपस इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। कैंपस पहुंच के देखते हैं जिंगशु और बाकी सब पहले ही वहां पहुंचे होते हैं। जिंगशु जब जीगवांग को देखता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सब अंदर चले जाते हैं। सभी अलग अलग कंपनी के डिपार्टमेंट में जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स और रिज्यूमे सबमिट करवाते हैं और वेट करते हैं। तभी जीगवांग रेज्यूमे लेकर बाहर आती है और कहती है अंदर इतनी भीड़ थी कि मेरा 2 रेज्यूमे रह गया। जिंगशु उसका रेज्यूमे लेके अंदर सबमिट कराने ले जाता है। जीगवांग थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि उसको जिंगशु का बिहेवियर बहुत अलग लगता है। अंदर जब जिंगशु जीगवांग का रिज्यूमे देने जाता है तब वो रिज्यूमे एक लड़का ले लेता है जो कि यूसेन होता है, अपना मेन लीड, और कहता है ये फोटो तुम्हारी तो नहीं है। जिंगशु कहता है ये रिज्यूमे मेरी एक फ्रेंड का है जिसके पैर में चोट आ गई है। तब वो उससे पूछता है कि तुमने जॉब के लिए नहीं अप्लाई किया। तो पास खड़ी लड़की कहती है कि ये लड़का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसकी जॉब युवा बैंक में ही लगी हुई है और इसका पैकेज भी 12 लाख का है। यूसेन कहता है वो कंपनी बहुत अच्छी है। पूछता है इसलिए तुम इसका रिज्यूमे यहाँ देने आए हो। तो जिंगशु कहता है नहीं, ये कंपनी अच्छी है। बाहर आके वो जीगवांग को कहता है उसने उसका रिज्यूमे किसी रैंडम कंपनी में दे दिया था, जो कि बिल्कुल झूठ बोलता है। तब रोंग आके कहती है उसने उसे ये क्यों नहीं बताया कि शिंगुआ कंपनी में उसकी जान पहचान है। जिंगशु हार्ड टोन में बोलता है कि क्या रिकमेंडेशन के बिना रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं होगी। सारे ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और चुप हो जाते हैं। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी रोंग अचानक कहती है कि मेरा फ़ोन कहीं खो गया है। हॉस्टल में रोंग की बेस्ट फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे लिए नया फ़ोन ले दिया। रोंग कहती है मेरे घर वालों ने नया फ़ोन देने से मना कर दिया है और मैंने रिसेप्शनिस्ट को हॉस्टल का रूम नंबर दे दिया है। तभी जीगवांग को शिंगुआ कंपनी का कॉल आता है और वो इंटरव्यू का डेट और टाइम नोट कर लेती है। कॉल कट होते ही वो बहुत एक्साइटेड होकर सबको बोलती है कि मुझे शिंगुआ कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। रोंग अपसेट हो जाती है क्योंकि ये कंपनी उसकी ड्रीम टारगेट थी। रोंग अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ देखते हैं अपना हीरो यूसेन जो 1 साल पहले डॉक्टर था, अब वो शिंगुआ कंपनी में मैनेजर बन चुका है। वहाँ एक एम्प्लॉय उसको एक डॉक्यूमेंट देता है जो कि जीगवांग का होता है और कहता है जीगवांग नाम की लड़की का इंटरव्यू अरेंज करना है, उसके डैड का कॉल आया था। यूसेन कहता है अच्छा ये बात है। अब देखते हैं जीगवांग इंटरव्यू की प्रैक्टिस करती है। वो बहुत नर्वस होती है। तब उसकी फ्रेंड मजाक में कहती है कि वो इंटरव्यू जिंगशु की वजह से ही दे रही है ना। तो जीगवांग कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो इंटरव्यू के लिए जाती है उसे पता लगता है उसके डैड ने पहले ही इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में बात कर लिया है। वो थोड़ा हैरान होती है। एक तरफ शिंगुआ ग्रुप के सीनियर पोस्ट के सारे मेंबर्स बैठ के बात करते हैं कि एक प्रोजेक्ट के लिए
जी गुआंग के डैड की कंपनी सबसे बेस्ट रहेगी। सारे मेंबर्स एग्री करते हैं, पर यू सेन अलग ओपिनियन देता है। सीनियर उसकी बात को एग्री करते हैं। सारे इस बात से शॉक होते हैं कि अक्सर यू सेन मीटिंग्स में चुप रहता है, पर आज उसने अपना ओपिनियन दिया। यू सेन अपनी पास वाली कंपनी की बिल्डिंग को देखता है जिसमें जिंगशू काम करता है। जी गुआंग जब हॉस्टल में वापस जाती है, सब लंच कर रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड उसे इंटरव्यू के बारे में पूछती है तो वो कहती है इजी ही था, बस अब सिलेक्शन का वेट है। जब वो जाने लगती है, उसकी फ्रेंड उसे याद दिलाती है कि रोंग भी उसी कंपनी में काम करना चाहती थी। उसका सपना था कि वो उसी कंपनी में काम करे, पर उसे तो कॉल भी नहीं आया। तुम अगर इस जॉब के लिए मना करोगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तब जी गुआंग कहती है कि हाँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। रोंग रात में जिंगशू के घर जाकर पूछती है कि उसकी तो शिंगुआ कंपनी में जान पहचान है, क्या वो उसके इंटरव्यू एप्लीकेशन के बारे में चेक करके बता सकता है। वो कहता है ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। जी गुआंग जब लाइब्रेरी में होती है, उसे कंपनी से कॉल आता है कि वो सिलेक्ट हो गई है। फिर उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। वो जब पहुंचती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। जब उनसे पूछती है कि क्या हुआ, सब इतने चुप क्यों है, तो रोंग कहती है तुम जैसी घटिया लड़की मैंने नहीं देखा। जब मुझे कंपनी से लैंडलाइन पे कॉल आया था तो उस टाइम पे रूम में सिर्फ तुम ही थी और कोई नहीं था। तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? मैंने देखा था फोन पूरा 1 मिनट तक रिंग हुआ था। जी गुआंग तुमने कॉल के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मेरा इंटरव्यू मिस हो गया। जी गुआंग कहती है हो सकता है कि कॉल नहीं उठाया हो या फिर मैं सो रही हूँ। जिंगशू ये सब चुपचाप सुन रहा होता है। जी गुआंग कहती है मैं तुमसे जेलिस क्यों होऊंगी, क्यों चाहूंगी कि तुम्हारा इंटरव्यू मिस हो जाए। तब रोंग पूरे गुस्से में कहती है कि क्योंकि तुम्हारी नजर जिंगशू पे है, तुम चाहती हो मैं उसके साथ ना काम करूं और तुम उनके पास वाली ऑफिस में उसके साथ काम करो। जिंगशू बीच में उसे चुप कराने आता है। जी गुआंग कहती है तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के दम पर ये सब कर रही हूँ? रोंग गुस्से में जवाब देती है कि हाँ, तुम कुछ भी कर सकती हो। तभी जी गुआंग अपने फोन में एक नंबर डायल करती है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि पागलपंती मत करो। वो फोन कान से लगा कर कहती है कि हेलो HR डिपार्टमेंट। तभी जिंगशू फोन लेकर कहता है सॉरी, गलती से फोन लगा था। तभी वो नंबर इनवैलिड बताता है। अब जी गुआंग खुद को एम्बेरस महसूस करती है। रोंग घूरते हुए उसे बोलती है कि तुम इतनी नीचे गिर सकती हो, मुझे उम्मीद भी नहीं था। जी गुआंग कसम खा के कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता। जी गुआंग को बेइज्जती महसूस होती है और वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। तभी दिखाते हैं जब हॉस्टल में आई थी तब सब ने गैस कर लिया था कि वो जिंगशू को पसंद करती है, पर फिर उसे रोंग और जिंगशू के बारे में पता लगता है। वो रोंग से कंफर्म करने जाती है। रोंग कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। फिर जी गुआंग जिंगशू को प्रपोज करने जाती है। जिंगशू मना कर देता है। जी गुआंग जिंगशू को कहती है कि कोई बात नहीं, सोच के बताना है। एक फ्रेंड उसे कहती है कि पूरे कॉलेज को लगता है रोंग और जिंगशू के आपस में रिलेशन है, भले ही वो ऑफिशियली नहीं बोलते। जी गुआंग कहती है कि मुझे ये बात नहीं मालूम थी। वो जिंगशू को सॉरी बोलती है और उसको मैसेज सेंड करती है, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। वो अब बहुत रोती है। सबके सामने उसकी फिर बेइज्जती हो गई थी। दुखी मन से वो घर चली जाती है। जब जी गुआंग हॉस्टल अपना सामान लेने जाती है तब रोंग वहां आ जाती है और जी गुआंग को चिढ़ाने लगती है और शो ऑफ करके दिखाती है कि जिंगशू ने मुझे नया फोन गिफ्ट किया है। जी गुआंग शांत होकर कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ और वहां से चली जाती है। जब जी गुआंग की क्लोज फ्रेंड हॉस्टल में आती है, कहती है कि मैं सिर्फ 2-4 दिन के लिए गई थी और सब इतने उदास क्यों हैं। फिर रोंग का फोन पे बात करते हुए सुनती है कि मुझे शिंगुआ कंपनी से एक और चांस मिल गया, इसमें मेरी एक रूममेट की गलती थी। तब फैंग बोलती है कि ये क्या बात कर रही हो, जब उस दिन कॉल आया था तो वो कॉल मैंने उठाया था और मैंने कहा था रोंग रूम में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बाद में कॉल करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो किस चीज़ के लिए कॉल किए थे और फिर मैं अपने घर चली गई। ये सुन के सारे बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर फैंग सारे फ्रेंड्स को बुलाती है और सबके सामने सच्चाई बताती है कि कॉल उसने उठाया था। तभी वहाँ जी गुआंग आती है और कॉल रिकॉर्डिंग्स दिखाती है। सारे उसे सॉरी बोलते हैं और सबको पता लग जाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। रात में जब सारे टहल रहे होते हैं, उसकी 2 दोस्त उसे सॉरी बोलती हैं। तो जी गुआंग स्माइल करके कहती है कि अब सब ठीक हो गया है, बस अब मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। वो अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं ऑलरेडी बहुत फेस कर चुकी हूँ। उसकी फ्रेंड समझाती है अब कॉलेज में सबको पता लग गया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब सब हॉस्टल जाते हैं। इधर जिंगशू को भी कॉल पे सब सच्चाई पता लग जाती है। वो कॉल कट कर देता है। तभी उसकी माँ कहती है तुमने बहुत मेहनत की और जॉब भी मिल गई, अब बस सेटल होने के बारे में सोचो। रोंग और तुम बचपन से साथ हो, दोनों अच्छे से डिसाइड कर लो। जिंगशू अपनी माँ को चुप करा देता है कि इस टॉपिक पे बात मत करो। जब जी गुआंग इंटरव्यू के लिए ऑफिस में एंटर करती है, वो जिंगशू को वहाँ देखती है। जी गुआंग को देखकर वो इंसल्ट वाले दिन को याद करती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।